जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। ऐसी घटनाओं को हम कम नहीं कर सकते। कानून के अलावा समाज पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज खबरों के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक कविता से होगी। यदि आपका साहित्य से कुछ विशिष्ट विरोध है और कविता सुनते ही जी घबराने लगता है या बगावती तेवर होने लगते हैं, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा, धैर्य रखिए, ये कविता सुनिए, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर की और सबसे ज़रूरी खबर की सही ढंग से संदर्भ और प्रस्तावना रचती है। कविता। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ चलते हैं मेरे सपने, शामिल मेरी खुशी में, हताशा में मेरी, थकान में भी अनवरत एक चिंता से बताते मुझे नक्षत्रों में घूमती आत्माओं के रहस्य, समझाते पृथ्वी पर जन्म लेने के दायित्व। मैं खुश हूँ कि मैं समझ सकती हूँ ये सभी कुछ, और यह भी कि सपने सच से ज़्यादा सुंदर होते हैं और वे प्रायः स्त्री के साथ होते हैं। हूँ इसलिए भी आश्वस्त, समझती क्यों रहस्यमय बनी रहती है धरती, क्यों होती है स्त्री की भांति मजबूर, बार बार की जाती समर्पित विषाक्त क्रूरता को, क्यों उसका रक्त जमा नहीं देता विश्व की प्रक्रिया को, क्यों बाकी लोगों की तरह नींद में सोती नहीं हैं औरतें, वे रोती हैं और रात के अंतिम पहर भी नींद के गलियारे में उनके लिए नींद नहीं होती, रुदन होता है। इस कविता का शीर्षक है नींद का रुदन। रुदन यानी कि रोना। इसे लिखा है कवित्री सविता सिंह ने। ये कविता महाराष्ट्र के पुणे की एक टूटी अंधियारी बस से रिश्ती है, जहां एक महिला को दीदी दीदी पुकार कर उसका बलात्कार कर दिया गया। ये कविता राजस्थान के उस स्कूल से भी रिश्ती है जहां पढ़ने वाली अबोध नाबालिग बच्चियों का बलात्कार किया गया, उनके वीडियो बनाए गए और उन्हें एक लंबे वक्त तक ब्लैकमेल किया गया। और जब केस खुला तो सामने आया एक गैंग और उसकी करतूत ऐसी कि साल 1992 के अजमेर रेप केस के घाव हरे हो गए। आज के लल्लन टॉप शो में बात उन स्त्रियों की जिन्हें घिनौने और जघन्य अपराध का निशाना बनाया गया और न्याय और राजनीति अपनी चाल चलते रहे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले बात पुणे रेप केस की, जिसका मुख्य आरोपी अब तक फरार है। क्या है ये केस, विस्तार से जानते हैं। पुणे शहर में एक बस डिपो है स्वारगेट, पुणे शहर के बीचों बीच और पुलिस थाने से करीब 100 मीटर दूर। 25 फरवरी को भोर में 5:30 बजे के आसपास एक महिला इस डिपो में पहुंची। प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली इन महिला को सातारा के फलटन जाना था। पुणे से दूरी लगभग 113 किलोमीटर। वो प्लेटफॉर्म पर बस का इंतजार करने लगी। 15 मिनट बीते थे कि उनके पास एक आदमी आया। उसने महिला से कहा कि सातारा जाने वाली बस इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। भोर में स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति बात करने आया तो महिला को संदेह हुआ। उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन वो आदमी पीछे पड़ा रहा। महिला के इनकार को देखते हुए मराठी भाषा में दीदी के संबोधन का इस्तेमाल करना शुरू किया और कहा कि मैं खुद कंडक्टर हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलो। अमूमन बस इस प्लेटफॉर्म पर आती थी, लेकिन पिछली बस कुछ लेट हो गई थी, इसलिए प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। उसने ये भी कहा कि बहन, तुम्हारी बस छूट जाएगी। महिला को थोड़ा भरोसा हुआ, वो उस आदमी के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। वहाँ कुछ ही दूर पर पार्किंग में वो बस खड़ी थी। बसों की भीड़ के बीच एक बस, लिखा था शिव शाही। ये एक एयर कंडीशन बस थी जो राज्य सरकार का जो भी इससे जुड़ा हुआ महकमा है वो चलाता है। भीतर की बत्तियां बुझी हुई थी। महिला थोड़ी अचकचाई, चढ़ने से हिचकिचाने लगी। तब आरोपी ने कहा, बस के अंदर यात्री सो रहे हैं इसलिए लाइट बुझी हुई है, आप चली जाओ, मैं लाइट जला देता हूँ। महिला ने फिर से भरोसा किया, बस में चढ़ गई। बस भीतर से खाली थी। उन्हें अंदेशा हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। नीचे उतरने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरोपी बस में था। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। बस एयर कंडीशन थी, इसलिए बाकी खिड़कियां पहले से ही अंदर से बंद थी। वो चीखती रही, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। इस बस में सुबह 5:45 से 6:30 बजे के बीच आरोपी ने महिला का बलात्कार किया और इसके बाद वो बस से उतरकर फरार हो गया। बस में बेसुध पड़ी पीड़िता को कुछ देर बाद होश आया। उसने अपनी साथी को फ़ोन किया, बस डिपो के अधिकारियों से संपर्क किया। मौके पर आई पुलिस, FIR लिखी गई, जांच शुरू हुई।
सबसे पहले डिपो के सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई। साफ दिखा वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से बिना किसी मशक्कत के उतरकर चला गया। चेहरा ढका था। फिर पुलिस ने तमाम वीडियोस की जांच की और आरोपी की तस्वीर और पहचान प्रकट हुई। इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे। 36 साल का रामदास पुणे का रहने वाला है। पुणे और अहिल्याबाई नगर के अलग अलग थानों में उस पर चोरी, डकैती, छिनैती, चेन स्नैचिंग के 6 मामले पहले से दर्ज हैं। साल 2019 में एक मुकदमे में जमानत पर छूटकर बाहर आया और तब से बाहर ही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, रामदास गाडे की खोज शुरू की। वारदात के दिन दोपहर 2 बजे तक पुलिस उसका फोन ट्रैक करती रही, जो बार बार उसके गांव शिरूर की लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन फिर उसका फोन बंद हो गया। रामदास गाडे पुलिस की पकड़ से फरार है। सुनते हैं पुलिस अधिकारियों को, जो और जानकारियां साझा कर रहे हैं। ये यहाँ पर सर्विस करती है। वो अपने गांव जा रही थी, तो वो 5:30 साढ़े 6 के दरमियान बस स्टैंड में थी। तो उस टाइम पे ये आरोपी जो है उसके पास आया। उसने उससे पहचान बनाई और मीठा मीठा बात करके उसको बोला कि कहाँ जा रही है दीदी, तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की ने बता दिया कि मैं फलटन जा रही हूँ। तो उसने बोला कि फलटन जा रहे हो, तो वो फलटन की बस तो यहाँ नहीं लगती बोले। उससे बात करके उसको लेके गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बात कर रहे थे, लड़की उसके साथ जा रही थी, ये सब उसमें दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। वो बस के पास जाने के बाद वो लड़की ने बोला कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि रात के लोग हैं, रात की लेट हुई है बस, तो लोग अंदर सोए हैं इसीलिए लाइट बंद है, तुम अंदर जाके टॉर्च लगा के देख लो, लोग वहां पर होंगे। तो ऐसा करके उसको मतलब उसका विश्वास ये करके वो लड़की अंदर गई। फिर ये पीछे से अंदर गया और दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने उसके साथ ये गलत हरकत की। पुलिस रामदास के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा। ध्यान दीजिए, 25 फरवरी को वारदात हुई, आज है 27 फरवरी। 48 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी इस पूरी घटनाक्रम का मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर है। टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है, उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसमें कि भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 13 टीमें लगाई। ड्रोन से तमाम संभावित इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। रामदास की सूचना देने वाले को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस की जांच शुरू होने के बाद स्वारगेट डिपो से कुछ और तस्वीरें आई। जिस जगह बलात्कार हुआ वो खराब हो चुकी बसों का अड्डा है। इंडिया टुडे से जुड़े ओंकार वाबले की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीनों पहले हुए इंस्पेक्शन में इन तमाम खराब बसों के भीतर शराब की बोतलें, महिलाओं के कपड़े और यूज किए गए कॉन्डोम बरामद हुए थे। फिर वारदात हुई तो गाज ट्रांसपोर्ट विभाग पर गिरी। ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री प्रताप सरनाइक के आदेश के बाद इन तमाम खराब बसों को कबाड़ में बेचने के आदेश भी जारी हुए। डिपो में कार्यरत 23 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी सस्पेंड कर दिया गया और बस डिपो में तैनात असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजर पर भी जांच बैठा दी गई। देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये हमारा डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट जिम्मेदारी झटकेगा नहीं। हमारे बस डिपो के अंदर अगर ये घटना घटी है, ये घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना हमारे यहाँ पे नहीं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, मगर साथ में ये भी मान्य करते हैं कि एसटी डिपो में ये घटना घटी है, एसटी बस में ये घटना घटी है, तो उसके साथ साथ हम भविष्य में ऐसी घटनाएं कहीं पे भी घटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमने जो निर्णय लिया वो निर्णय के अधीन रहते हुए हम हर बस में अभी सीसीटीवी की यंत्रणा कार्यान्वित करेंगे, जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करेंगे, हम महिला सुरक्षा रक्षक बढ़ाएंगे। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी इस केस का संज्ञान लिया और महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। हमने उनको ये कहा है कि ये जो घटना घटी है, इस घटना का तुरंत हमें वो जांच करके एक अहवाल हमें वो तुरंत दे दीजिए। उसमें हमने उनको ये भी कहा है कि इस घटना की तत्परता के साथ जांच होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो पीड़िता है उनको पूरी जो हेल्प होनी चाहिए वो सभी हेल्प होनी चाहिए। इस पूरे एक्शन पीरियड में एक चीज नदारद थी, आरोपी रामदास गाडे की गिरफ्तारी, और इसे लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं और समर्थकों ने स्वारगेट पुलिस थाने के सामने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों ने इस डिपो के ऑफिस और वहां खड़ी बसों में तोड़फोड़ भी की। नेताओं के इल्जाम, राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने में असफल है। जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते। महाराष्ट्र में कानून कायदा बचा ही कहाँ है।
इस तरह की घटना, रेप का, हम पहले इसका कंडेम करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। अब आप बात करते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है महाराष्ट्र के अंदर, बताइए ना आप। सवाल महाराष्ट्र की सारी जनता के सामने है कि क्या महाराष्ट्र का कारोबार घनश्याम कोतवाल चला रहा है कि इस प्रकार से शिवशाही के नाम पर जो बस चलती है उसमें इस प्रकार से घिनौनी हरकत होना, ये तौहीन महाराष्ट्र के कल्चर की है। इल्जाम लगे तो सत्ता पक्ष ने न्याय और कड़ी से कड़ी सजा का वादा किया। जो आरोपी है, बेसिकली ही इज एन अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड नेवर हैव एनी they never have any they don't have any caste background. We don't see it as a political figure. We see them as an accused and he will be treated as an accused. We don't care, the police doesn't care if he is connected to any political person. That will not affect the action which we are going to take on him. रेप की खबर सामने आती है तो हमें निर्भया केस का रेफरेंस याद आ जाता है। पूरे देश में आक्रोश था। उसके बाद नए सिरे से न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, एक सक्रियता नजर आई और विधायिका के स्तर पर भी कानून बने। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून नाकाफी हैं? ऐसा ही सवाल पूछा गया देश के कानूनी विद्वान और पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से, और उनका ये जवाब था। देखिए, हमारे यहाँ खास तौर पर जब निर्भया रेप हुआ था उसके बाद काफ़ी कानून में बदलाव लाया गया था और केवल कानून से ही ऐसी घटनाओं को हम कम नहीं कर सकते। कानून के अलावा समाज पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और समाज के अलावा कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पुणे में इस समय क्या स्थिति है, जानते हैं रिपोर्टर्स से। तहकीकात चल रही है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना क्राउडेड एरिया जहां दिन रात लोग आते हैं। अब जब मैं शूट कर रहा हूं तभी भी आवाज़ें बहुत आ रही है। आप सुबह 5 बजे भी यहाँ आ जाओ, ये पूरा भरा रहता है क्योंकि 24/7 महाराष्ट्र में ऐसे बहुत कम ST स्टैंड्स है जो 24/7 फंक्शनिंग होते हैं। स्वारगेट पुणे का वो ST स्टैंड है जहाँ 24/7 लोग आते जाते रहते हैं। महाराष्ट्र की हर जगह से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से हर जगह महाराष्ट्र की अलग अलग गाड़ियाँ छूटती है। कर्नाटक के लिए भी गाड़ियाँ आती है, वो भी यहीं से चली जाती है, वो सोलापुर कोल्हापुर की तरफ से वो आगे चली जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद भी अभी तक उसका पता नहीं वो एग्जैक्टली है कहाँ। पुलिस ढूंढ तो रही है, लेकिन आइडेंटिटी उसकी क्लियर होने के बाद उसे भी शायद ये पता चल गया होगा और इसलिए पुलिस को पूरे तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आगे क्या? अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ये राजस्थान से है। ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। यह है राजस्थान का ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के बीच का इलाका। बीते 11 दिनों से ये जिले सांप्रदायिक तनाव की जद में है। वजह यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग अबोध बच्चियों का यौन शोषण। मामला ब्यावर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक तहसील है मसूदा। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल है, इसमें पढ़ने वाली कुछ बच्चियों के परिजनों के आरोप, किसी तहसील के कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनकी बेटियों का बलात्कार किया, उसके बाद ब्लैकमेल भी करते रहे। मसूदा के एक परिवार की 2 बेटियां इसी स्कूल में पढ़ा करती थी और उनके पिता के पर्स से पैसे चोरी होने से ये पूरी कहानी खुली। तारीख 15 फरवरी 2025, दोनों बच्चियों के पापा घर से निकलने के लिए तैयार हुए। बटुआ निकाला, चेक किया तो उसमें 2000 रुपये कम थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी पारुल कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक पर्स से पैसे गायब देख उन्होंने छोटी बेटी से पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए। छोटी बच्ची के बैग की तलाशी ली गई तो एक फ़ोन निकला। माँ ने पूछा तो बेटी ने कहा वो इस फ़ोन से एक लड़के से बात करती है। इसके बाद पेरेंट्स ने बड़ी बेटी से पूछताछ की, उसने भी कहा कि वो बात करती है और ये दोनों लड़के दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के थे। दोनों बहनों ने कहा उन लड़कों से जब हम मिले तो हमारी मुलाकात की, उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली और बाद में ये लड़के वीडियो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करने लगे। कभी पैसे मांगते तो कभी संबंध बनाने के लिए दबाव डालते। फिर 16 फरवरी को पेरेंट्स विजयनगर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे और वहां उनका सामना मसूदा के कुछ और पेरेंट्स से हुआ। उनकी बच्चियां भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, उनकी भी यही शिकायत थी। कुल 5 नाबालिग बच्चियां, 3 परिवार और 3 FIR। जांच शुरू हुई और शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। कुल 12 मुस्लिम युवाओं को हिरासत में लिया गया। 3 नाबालिग थे, बाकी बालिग। बालिगों के नाम देखिए: लुकमान उर्फ सोहेब, सोहेल मंसूरी, रिहान मोहम्मद, अफराज, जावेद, अरमान पठान, साहिल कुरैशी, हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के दरमियान ही पूरे ब्यावर में प्रदर्शन शुरू हो गए। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आमजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
इधर पुलिस ने इन आरोपियों को अदालत में पेश किया और इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने इन पर हमला भी किया। वकीलों के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके। अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूछताछ जारी है और पुलिस के दावों से जो कहानी खुली है वो भी सामने आ रही है। पुलिस के आरोपों के मुताबिक इस पूरे गैंग का लीडर है हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी। गैंग के बाकी मेंबर हकीम और रियान के कहने पर नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए मसूदा का एक प्राइवेट स्कूल उन्होंने चुना, क्योंकि इस स्कूल से छुट्टी के बच्चे उसी रास्ते से अपने घरों को जाते थे जिस रास्ते पर आरोपियों का घर था। आरोपियों ने इस केस की 5 पीड़िताओं को टारगेट किया, लड़कियों से बातचीत की, बहला फुसलाकर एक कैफे ले गए, वहां यौन शोषण किया, तस्वीरें खींची और फिर इनकी बिना पर इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया, होटल्स ले जाकर बलात्कार किया गया और इस वारदात के वीडियो बनाए गए। तमाम फोटो और वीडियो का उपयोग बार बार किया गया ताकि लड़कियां मिलती रहें। आरोपी इन लड़कियों को मस्जिद भी ले जाता, नमाज अदा करना, रोजा रखना सिखाता और कलमा पढ़ाता। आरोपियों का गैंग इन लड़कियों के फ़ोन नंबर आपस में शेयर करता ताकि लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ये सारी बातें परिजनों के आरोप और पुलिस के दावों पर आधारित है। पुलिस का दावा, आरोपियों के पास से जब्त किए गए डिजिटल डिवाइसेस में से अभी तक कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं मिला है, लेकिन इन डिवाइसेस को फॉरेंसिक लैब में और भी जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या डिलीट किया गया। अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा, तो कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए हैं उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। इधर जनता ने कहा कि यह साल 1992 के अजमेर रेप केस सरीखा है। तब अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार के 2 सदस्य फारूक और नफीस चिश्ती के साथ 4 और लोगों ने अजमेर की 100 से ज्यादा लड़कियों का महीनों तक बलात्कार किया, तस्वीरें खींची, ब्लैकमेल किया। साल 2024 में स्पेशल पॉक्सो अदालत ने सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। इस केस को और नजदीक से समझने के लिए चलते हैं उन पत्रकारों के पास जिन्होंने इस घटना की तह खोली। का जो दौर था वो दौर ऐसा वाला था कि जबकि मोबाइल में किसी तरीके का कम्युनिकेशन का कोई बहुत बड़ा ऐसा साधन नहीं था। टेलीफोन भी, लैंडलाइन भी इस तरीके के होते थे जिसमें कि आपको बुकिंग कराना पड़ता था या मतलब सांसद या किसी कोटे में आपको लैंडलाइन फोन मिला। एक्सपोज होने में बहुत लंबा समय निकल गया और उसका नतीजा ये रहा कि सैकड़ों जो स्कूल बालाएं थी वो इस तरह के अपराधियों के अपराधिक मानसिकता का या कहते हैं कि सोसाइटी में एक विकृत मानसिकता की शिकार होती चली और उसका कोई रखवाला नहीं। अच्छा केस तो ये थैंक्स डिजिटल मीडिया से शुरू हुआ। डिजिटल मीडिया के कारण ही मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जल्दी एक्सपोज उस केस में तो पुलिस को हाथ डालने में चाहती, उनके पास विक्टिम ही नहीं, विक्टिम का जो एक बड़ा लंबा समय तक ये चीज पुलिस खेलती रही कि हमारे पास विक्टिम सामने से को नहीं पकड़ पाए। इधर ब्यावर केस की बात पर लौटे तो प्रोटेस्ट जिले के बाहरी इलाकों में भी फैला। हिंदूवादी संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की, इल्जाम लगाया कि लव जिहाद का रैकेट चल रहा है। तो हमारे हिंदू समाज की बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है? और अधिकतर नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है और उनमें समझ की कमी होती है। तो हमें हिंदू समाज को एक सुरक्षा चाहिए कि क्यों हिंदू समाज की लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। ब्यावर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उस कैफे के अतिक्रमण को ढहा दिया जहां यौन शोषण के आरोप दर्ज हुए। आरोपियों के घर और मस्जिद की 4 दीवारी और कब्रिस्तान में बने कमरे पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। घटना में दोनों पक्षों से बयान भी आए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पीड़िताओं के परिजनों ने कहा जिले में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। आरोपियों के परिजनों ने कहा हमें धमकियां दी जा रही हैं। 24 फरवरी को आए सूबे के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के बयान ने भी लोगों का ध्यान खींचा। राज्यपाल इस दिन झुंझुनू में मौजूद एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में शरीक हुए। कहा सिर्फ हिंदूवादी संगठन से जुड़ने के कारण लड़कियों को टारगेट किया गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। घटना सामने आने के 12 दिन बाद भी ब्यावर और अजमेर जिले के केकड़ी, भिनाई और भीलवाड़ा जिले का गुलाबपुरा मार्केट बंद है। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तमाम जिलों की पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनाती भी की गई है।
ग्राउंड की ताजा स्थिति समझने के लिए चलते हैं पत्रकारों के पास। यदि इसी तरीके का है कि जो ये इस तरीके की हरकत करने वाले हैं वो या तो वेल्डर्स है, पेंटर है, या माली करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो आप देखिएगा कि इस तरीके के जो जिनका मतलब किसी भी तरीके से स्कूली छात्राओं के साथ लिंकअप होना, ना तो मतलब कोई रास्ता नजरिया ना कोई व्यवस्था यदि नजर आती है, बावजूद वो उन छात्राओं को पीछे पड़ते हैं, उनके साथ उनके चक्कर लगाते हैं, उन्हें अपने किसी भी तरह प्रलोभन में डालते हैं, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर किसी तरह उनको अपनी किसी भी छद्म अवस्था को लेकर के नाम बदल के या किसी भी तरीके से उनको मजबूरन या उनको बह बता करके कि भाई आपके घर वालों को बता देंगे, आपके उनको कह देंगे, या तो उनका कुछ भी इस तरीके का वो करके या दूसरे रूप से दोस्ती गांठ की भाई रुपए की जरूरत है मदद के नाम पर या कोई और वजह से। इस खबर पर जो भी और अपडेट्स होंगे ललन टॉप आपके लिए लेकर आता रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि जांच एजेंसियां तेजी से काम करेंगी और फिर न्यायपालिका ऐसी सजा दे जो नजीर बने। अब सुर्खियों की बारी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर संपन्न हुए महाकुंभ पर्व के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। अपनी वेबसाइट NarendraModi.in पर उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने क्या कहा, प्रमुख बातें। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवाएं जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा महाकुंभ के समापन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कुंभ के बाद शुरू हुए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और 45 दिनों तक सेवा देते रहे सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया और फिर आई ऐलान की बारी। सीएम योगी ने यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस और 16,000 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने का ऐलान किया। एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। अगली सुर्खी दिल्ली से विधानसभा सत्र का तीसरा दिन 25 तारीख को पेश हुई कैग रिपोर्ट्स पर चर्चा होनी थी। साथ ही होना था डिप्टी स्पीकर का चुनाव। कार्रवाई शुरू होने में 15 मिनट ही बचे थे कि सदन के बाहर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल विधानसभा परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के 21 विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा। आपको पता ही है 25 फरवरी के दिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इन विधायकों को सदन की 3 सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया था। अब आज परिसर में नहीं घुस पा रहे थे, लिहाजा गेट पर प्रदर्शन हुआ और वहां पर ये इल्जाम लगे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। इस बीच दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया और कहा एलजी के अभिभाषण के वक्त शोर मचाना देश में पहली बार हुआ है। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कोई सदन के अंदर नौटंकी करना चाहेगा तो अध्यक्ष ये फैसला कर सकते हैं। भी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब
राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। सीएजी का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। उधर आप विधायकों की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। मौजूद एकमात्र आप विधायक सदन के भीतर अमानतुल्लाह खान ने स्पीकर से बाकी विधायकों को अंदर बुलाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा न होने पर अमानतुल्लाह खान भी सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर आकर उन्होंने ये बयान दिया। अब मैं अकेला क्या करूंगा जी, मुझे भी खुद बोलने कहाँ दे रहे हैं, मेरा तो माइक खुद बंद कर रहे थे। मैंने तो उनसे कहा कि भाई आप सुनो बात तो सुनो। उनका कोई भी विधायक खड़ा होता था उसका माइक ऑन हो जाता, तो मैंने तो कहा कि इस तरह से आप विधानसभा चलाओगे। बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में कार्रवाई आगे बढ़ी। नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने अपनी विधानसभा और इलाके का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव दिया। कहा ये नाम जो अभी है औरंगजेब की निशानी है। आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा से ध्यान भटकाने की साजिश के आरोप लगाए और कहा आतिशी बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की आड़ में भ्रष्टाचार छुपाने की राजनीति कर रही है। पक्ष की नेता ने गत 3 दिनों से सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भावना को तार-तार किया है, जिस वजह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जी के संदर्भ में चित्र को लेकर के अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की राजनीति की है। शाम ढलते खबर आई मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसमें खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनके माध्यम से और अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधायकों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। अगली सुर्खी बिहार के मुंगेर से। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के मुंगेर में निकाली गई झांकी पर सियासी बवाल शुरू हुआ। मामला 26 फरवरी का। महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिसमें 50 से ज़्यादा झांकियाँ थी। इसमें एक झांकी जो बजरंग दल की ओर से निकाली गई, इसमें अखबार के वैसे कटआउट्स को दिखाया गया जिसमें अंतर धार्मिक प्रेम या विवाह से जुड़ी खबरों का जिक्र था। एक फ्रिज को दिखाया गया जिसमें शरीर के कटे हुए नकली अंग रखे थे। झांकी वाली गाड़ी के अधिकतर हिस्से पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया। इस तरह सांकेतिक रूप से खून का प्रदर्शन किया गया। इसमें आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए। सफ़ेद कागज पर लाल रंग से लिखा गया, धर्म से हटा टुकड़ों में कटा। झांकी को पूरे शहर में घुमाते हुए मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लाया गया जहां समापन हुआ। आरजेडी ने आरोप लगाया कि झांकी लव जिहाद की थीम पर आधारित थी। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, इससे बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में लगातार माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दंगा फसाद उन्माद करने की साजिश हो रही है। मुंगेर में महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में लव जिहाद का थीम दिखाया गया, बजाया गया। ये क्या बता रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कह रहे थे कि हमने झगड़ा समाप्त करा दिया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे, और उनके ही लोग बजरंग दल के क्या कर रहे हैं बीजेपी। ये जेडीयू को इस पर जवाब देना चाहिए कि महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में लव जिहाद के थीम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बिहार में उन्माद की राजनीति, दंगा फसाद की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है।
इस पर जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप हैं, चुपचाप देख रहे हैं। बवाल बढ़ते ही चिराग पासवान की पार्टी एक्टिव हुई और एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए कि पूरी बारात निकली है, कितने दर्शन हुए शिवालयों में, पर शांति व्यवस्था को देखिए। और शिव संदेश में तो यही है ना कि शिव जी ने पूरा जो विष निकला वो खुद ग्रहण किया और अमृत निकला तो लोगों में बांटा। बिहार में बिल्कुल कानून का राज है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लोगों ने बहुत कुछ निकाला झांकी में, उसमें से किसी एक पार्ट पर के जाकर के और उसको उसके संदेश को अलग मार्ग दिशा देना ये उचित नहीं है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि जीएसटी और कस्टम टैक्स एक्ट के केसों में भी बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही प्रावधान लागू होंगे। बेंच सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की मामला उन 279 याचिकाओं से जुड़ा है जिसमें कहा गया कि जीएसटी और कस्टम एक्ट में सजा के जो प्रावधान दिए गए वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी से मेल नहीं खाते। साल 2023 में संविधान संशोधन के बाद ये सीआरपीसी का बीएनएस में रूपांतरण हुआ है। आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ किया, जीएसटी या कस्टम के केस में यदि किसी आरोपी की गिरफ्तारी करनी है तो उस केस में बीएनएसएस के प्रावधान मान्य होंगे और इसके तहत ही आरोपी जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वहाँ जीएसटी एक्ट और कस्टम एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। ये भी साफ किया कि कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। आज का लंडन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द भी चाक चौबन्ने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जरा सी सतर्कता से कोई अपराध रुक जाए। जागरूक रहिए ताकि हम और आप, हमारे और आपके घर वाले सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहिए ताकि हमारी और आपकी सुरक्षा की चिंता करने वाली एजेंसियां भी जागी रहें। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।